ए बच्चे रुक रुक, तू तो बड़ा प्यारा है? नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम है गब्बर सिंह। है? ये कैसा नाम है भाई? अच्छा चल ठीक है, जा अब। हे भगवान, अब कैसे ढूंढूं अपने बच्चे के लिए नाम? स्कूल के दूसरे बच्चों से पूछता हूँ। बहन जी, ये आपका बेटा है, बड़ा ही प्यारा है, क्या नाम है इसका? शनि। ये कैसा नाम है? अरे भाई साहब, ये शनिवार को पैदा हुआ था, इसलिए हमने इसका नाम शनि रख दिया। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर गौतम वहाँ आता है। अरे गोलू बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, वही नाम तो है जो आपने अभी अभी बताया, गोलू। परसों ही तो पूछ कर गए थे आप, क्या आप भी ना? फिर गौतम को देख एक औरत उससे कहती है, सच में ये कोई पागल है, जब देखो बस बच्चों के नाम ही पूछता रहता है। चल राजू बेटा, घर चल। अरे ओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम है ओसामा बिन लादेन। क्या अंकल, परसों ही तो पूछ कर गए थे, बताया तो था। चिंटू नाम है मेरा। ये आजकल के बच्चे ना बड़े ही नॉटी हो गए हैं। लगता है इनको समझ आ गया है कि मैं इनके नाम ही पूछता रहता हूँ। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये है गौतम, जो अभी कुछ दिन पहले ही पिता बना है। गौतम और प्रीति दोनों एक ही ऑफिस में साथ में काम करते थे। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय बाद प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया। वो प्रीति के ससुराल और मायके में पहला बच्चा था, इसलिए सब उसके लिए अच्छा सा नाम रखने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से तो महात्मा गांधी नाम ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं इतने महान आदमी का नाम अपनी जुबान पर लाकर ए महात्मा इधर आ कह के नहीं बुला सकती। माँ सही भी कह रही है, कल को ये महात्मा गांधी जैसा नहीं निकला तो इससे उनका नाम भी खराब होगा। चुप कर तू, खुद कौन सा हवाई जहाज उड़ा रहा है तू, और ऊपर से मेरे पोते के लिए भी ऐसा ही बोल रहा है। अच्छा, आप स्कूल गए थे तो क्या हुआ, वहाँ किसी बच्चे का नाम नहीं मिला? अरे नहीं प्रीति, आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, ऐसी अजीबोगरीब नाम रखते हैं अपने बच्चों के। कोई मंगल, कोई शनि, तो कोई डब्बू, चिंटू, गोलू और न जाने क्या क्या। मेरे हिसाब से तो हम इसका नाम गगन रखते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, गगन रखेंगे तो कोई मगन छगन कहकर बुलाएगा, और जब बच्चों से लड़ाई होगी तो वो इसे हगन कहकर बुलाने लगेंगे। तो ची 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 ची, नहीं, ये नाम तो नहीं रखेंगे। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नाम ठीक है। अरे अब आप सब लड़ना बंद करो, एक काम करते हैं, आप दोनों एक एक नाम बताओ। बच्चा दादी या नानी जिसका भी नाम सुनकर हंसेगा, हम उसका वही नाम रख देंगे। चलिए आप दोनों अच्छा सा नाम बताइए। सासू माँ पहले आप बताइए। अर्जुन। माँ अब आप बताइए। नितिन। अब दोनों बारी बारी से बच्चे को गोद में लेकर हंसाने की कोशिश कीजिए। वो दोनों बारी बारी से बच्चे को अपनी गोद में लेकर नाम लेती हैं। बच्चा हंसता तो नहीं है, लेकिन उनके ऊपर सुसु कर देता है। इसका मतलब किसी का नाम पसंद नहीं आया ऐसे। दो कौड़ी का तेरा बकवास आइडिया। चल अब हट पीछे, नहाने जाना पड़ेगा। वो दोनों नहाने चली जाती है। अपने बच्चे के लिए अच्छा सा नाम ना मिलने के कारण अब गौतम रात को भी सोच में डूबा रहता। वो आधी रात को प्रीति को जगा कर कहता है, उठो प्रीति, ऐसा करते हैं हम दोनों खुद ही अपने बच्चे का कोई नाम रख लेते हैं। लेकिन क्या? ऐसा वो काफी देर तक सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई नाम नहीं मिलता। काफी देर तक सोचने के बाद प्रीति कहती है, आइडिया, हम इसके नाम का इश्तेहार अखबार में देते हैं और पूरे शहर में पैम्पलेट छपवा देते हैं कि जो भी बच्चे का सबसे अच्छा नाम बताएगा उसे 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा, और वही नाम हमारे बच्चे का रखा जाएगा। अरे वाह प्रीति, सच में यार क्या आइडिया है। ऐसे तो अपना बेटा पूरे शहर में फेमस हो जाएगा। अरे शहर में तो क्या, बल्कि पूरे देश में फेमस हो जाएगा, क्योंकि तुम तो जानते हो आजकल बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। अब वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगले दिन से उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग अपने अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़े होते हैं, जिनमें तरह तरह के नाम लिखे होते हैं। गौतम बालकनी में आता है तो इतने सारे लोगों को देख हैरान रह जाता है। प्रीति प्रीति जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारा आइडिया काम कर गया, बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। उसकी आवाज सुनकर प्रीति, कौशल्य और आशा बालकनी में आती है। ये नजारा देख वो तीनों भी हैरान रह जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप सबने हमारे बच्चे के बारे में इतना सोचा। सच में ये पूरा शहर मेरा परिवार है। सच में बहू, तुम दोनों बड़े ही किस्मत वाले हो, जो तुम्हारे बच्चे के नामकरण पर पूरा शहर आया हुआ है। सच में माँ जी, ये तो सलमान खान के घर के बाहर उसके जन्मदिन वाले दिन जो भीड़ लगती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है। कुछ ही देर में भीड़ बेकाबू होने लगती है, क्योंकि इनाम सबको चाहिए था। फिर तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और भीड़ को काबू में करती है। अरे नाम तो बहन जी हम पुलिस वाले भी बताएंगे, क्या पता आपको हमारा नाम पसंद आ जाए और हम भी इनाम जीत जाए। क्या पता कोई पुलिस वाला ये नाम जीत जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं एसएचओ साहब, हमें तो खुशी होगी कि इस शहर की पुलिस भी हमारे बच्चे के नामकरण में आई हुई है। तभी उन एचएसओ साहब की नजर भीड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की पर जाती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे क्या बात है बेटी, तुम तो बहुत ही छोटी लगती हो, फिर तुम भी नाम बताने आई हो? नहीं अंकल, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगा इतनी भीड़ लगी है तो कोई लंगर लग रहा होगा, लेकिन काफी देर हो गई, यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है।
ये सुनकर उस एसएचओ की आंखें भर आई और उसने एक पेपर पर अथर्व नाम लिखा और वो पेपर उस बच्ची के हाथ में दे दिया। वो नाम पढ़कर गौतम बोला, वाह, कितना यूनिक नाम है, अथर्व। अब तो हमारे बच्चे का यही नाम होगा। सचमुच बड़ा ही प्यारा नाम है। चलो अब चलकर उस बच्ची को 50,000 का इनाम दे देते हैं। वो उस बच्ची को 50,000 रुपए दे देते हैं। तभी गौतम उस पुलिस वाले से, जैन साहब, मैंने सब कुछ देख लिया था, वो नाम आपने उससे लिख कर दिया था ना? जैन भाई, अरे भाई, हम तो जनता के सेवक हैं और उनकी सेवा करना ये हमारा फर्ज है। बच्चे का नाम मिल जाता है। इस खुशी में लोग पटाखे जलाते हैं। फिर अगले दिन, अब हम पंडित जी को कल बुलाकर इसका नामकरण कर देते हैं और साथ में सारे शहर को भी दावत पर बुलाते हैं। वाह समधन जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। और आप जाइए जी और इसकी बहन यानी उस लड़की को भी बुला लीजिए, साथ ही उसके लिए नए कपड़े भी ले आइएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगले दिन सारा शहर दावत में आता है और वो बच्ची जिसका नाम रूही होता है वो भी नामकरण में पहुंचती है और उस बच्चे के साथ खूब खेलती है। सभी शहर वाले उस बच्चे को खूब आशीर्वाद देते हैं। अपने बच्चे का नाम पाकर अब गौतम और प्रीति भी बहुत खुश थे। आंचल की शादी हाल ही में मनीष के साथ हुई थी। सब बहुत खुश थे, खासकर आंचल की सास सरोज। सरोज बहुत समय से अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रही थी और जब बहू घर में आ गई तो सरोज की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सरोज आंचल का बहुत ख्याल रखती थी। ये बात घर के अन्य सदस्यों को भी दिखाई देती थी। क्या बात है सरोज, गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े लाओ, जरा चाय के साथ थोड़े पकौड़े दे दो। हाँ हाँ दूंगी, पर ये वाले पकौड़े मैं अपनी बहू को देने जा रही हूँ। आंचल को पनीर के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो सोचा आज आंचल की पसंद का खाना बना लूं। रुको, मैं बहू को देकर आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए और निकाल दूंगी। ये सही है, आंचल की तो खूब खातिरदारी हो रही है, बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है बहू पर, और बेटे को तो भूल ही गई हो मम्मी। हाँ क्यों ना लुटाऊं प्यार? हाँ, मेरी इकलौती बहू है, मैं तो बहुत प्यार लुटाने वाली हूँ। अभी तो बस शुरुआत है। मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। तभी पड़ोस में रहने वाली ताई जी की बहू रेखा आ जाती है। रेखा भी इसी घर की बहू थी। आओ आओ रेखा बहू, बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं तुम्हारे लिए भी पनीर के पकौड़े बनाती हूँ। पनीर के पकौड़े मुझे बहुत पसंद है चाची जी। वैसे आंचल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो बस नहाने गई हुई है, उसी के लिए तो नाश्ता बना रही थी। उसे पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है ना, सोचा गरम गरम बना देती हूँ, खुश हो जाएगी। पकौड़े आंचल के लिए बने हैं, ये सुनकर रेखा का मुंह बन गया। रेखा शुरू से ही आंचल से जलती थी और अब आंचल भी इस घर की बहू बनकर आ गई तो वो और ज्यादा ईर्ष्या से भर गई। रेखा के मन में यही चल रहा था कि उसकी सास ने तो कभी उसे इतना प्यार नहीं किया, और यहाँ देखो आंचल की कितनी सेवा हो रही है, कितना प्यार लुटाया जा रहा है। तभी आंचल भी आ जाती है। रेखा तुम? हाँ, सोचा इस घर में तुम इतना किसी को जानती नहीं हो तो मैं ही थोड़ी देर तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। मम्मी जी तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होने देती हैं, और बाकी सब भी घर में बहुत प्यार रखते हैं। मुझे तो यहाँ आकर कुछ पराया लगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपने ही घर में हूँ। तो और क्या बहू, तुम्हारा अपना ही तो घर है, अब तो तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो गरम गरम पनीर के पकौड़े खाओ, मैं तब तक चाय भी लेकर आती हूँ। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड कमला आ जाती है। आंटी जी आपने नाश्ता बना भी लिया? मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं कमला, वैसे भी मेरा मन था कि मैं बहू के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाऊं। एक काम कर, तू चाय रख दे, और सुन अदरक डाल देना। बहू अदरक वाली पी लोगी ना? जी मम्मी जी। ठीक है कमला, जा चाय बना ला। आंचल बहू, दोपहर के खाने में क्या बनाना है? तुम अपनी पसंद का कमला को बता दो, कमला खाना बना जाएगी। मैं जरा बाहर तुम्हारे ससुर जी को और मनीष को नाश्ता दे दूं। आंचल की इतनी खातिरदारी और परवाह देखकर रेखा मन ही मन जल भुन रही थी। कुछ देर बाद वो अपने घर चली जाती है। अगले हफ्ते घर में पूजा थी। ये पूजा खासकर मनीष और आंचल की शादी के बाद उनके सुखमय जीवन के लिए रखी गई थी। घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। आंचल बहू, तुम तो जानती ही हो, ये पूजा मैंने तुम्हारे और मनीष के आने वाले जीवन की शुभकामनाओं के लिए रखी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक पीला सूट और नीला दुपट्टा खरीदा है। तुम ये नीला दुपट्टा पीला सूट मैचिंग पहनना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। पूजा के दिन तुम इसे ही पहनना, मेरी लाडली बहू। तुम्हें अच्छा लगा ये मैचिंग सूट? जी मम्मी जी, मैं यही पहनूंगी, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आंचल की सास उसे सूट और दुपट्टा देकर चली गई। आंचल ने बहन होने के नाते रेखा को वो सूट दिखाया और रेखा को मौका मिल गया आंचल से अपनी जलन निकालने का। ये सूट लाई है चाची जी तुम्हारे लिए? हाँ, वो मेरे लिए ये मैचिंग सूट लेकर आई है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे पीला सूट तो बहुत सुंदर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नीला दुपट्टा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जमेगा।
पीले सूट के साथ नीला दुपट्टा बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं चाची जी ने ऐसी मैचिंग क्यों बनाई। तुम्हें तो पीले सूट के साथ पीला दुपट्टा ही पहनना चाहिए, ये बहुत अटपटा सा लगेगा। चाची जी की तो उम्र हो गई है, उन्हें क्या ही पता कि आजकल क्या चलता है। मेरी मानो तो तुम ये नीला दुपट्टा बिल्कुल मत पहनो। रेखा, मम्मी जी ने ये दुपट्टा खास तौर पर मेरे लिए खरीदा है, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, मुझे राय दो, मुझे क्या करना चाहिए। करना क्या है, इतने मेहमानों के बीच जो अच्छा लगेगा वही पहनना। चाची जी तो यही कहेंगी कि अगर मैं खरीद कर लाई थी तो तुम अपना दिमाग लगाती, तुम कुछ और साथ में पहन लेती। अब उन्हें भी तो इतने ढेरों काम होते हैं, उन बेचारी को जो समझ आया वो खरीद लाई। एक काम क्यों नहीं करती तुम, सूट तो पीला यही वाला पहन लो और दुपट्टा मैं तुम्हें दे देती हूँ। मेरे पास मैचिंग येलो कलर का बहुत अच्छा दुपट्टा रखा है, ये वाला नीला दुपट्टा मैं ले लूंगी। मैं वैसे भी नीला सूट पहन रही हूँ और मुझे नया दुपट्टा खरीदना ही था। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम मुझे पीला दुपट्टा दे दो और ये नीला तुम रख लो। रेखा का काम बन गया था, वो मुस्कुराई और नीला दुपट्टा लेकर चली गई। पूजा के दिन आंचल ने पीला सूट और रेखा का पीला दुपट्टा पहना। जब वो पूजा में पहुंची तो सास सरोज ने देखा कि आंचल ने वो नीला दुपट्टा नहीं पहना था, जिसे उन्होंने खास तौर पर उसके लिए खरीदा था। सरोज को थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेखा ने मौका देखते ही सरोज के कान भरने शुरू कर दिए। चाची जी, आंचल को आपका नीला दुपट्टा पसंद नहीं आया, उसने कहा कि आप ये क्या मैचिंग उठा लाए हो, ये सूट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा था जब वो ऐसा कह रही थी। मैंने उसे कहा ठीक है, तो ये नीला दुपट्टा मुझे दे दे, तुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं पहन लूंगी। आखिर चाची जी इतने मन से जो लेकर आई है, इसीलिए मैंने अपना ये नीला सूट मैच करके ये नीला दुपट्टा पहन लिया। मैंने तो बस आपका सम्मान रखा चाची जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं रेखा बहू, तुम भी तो हमारे घर की बहू हो। सरोज, ये नीला दुपट्टा जो रेखा ने पहना है, तुम तो आंचल के पीले सूट के साथ का लाई थी ना? हाँ, मैं आंचल के लिए ही लाई थी ये मैचिंग बनवाकर, पर आंचल को ये नीला दुपट्टा पसंद नहीं आया, इसीलिए रेखा ने पहन लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। रेखा, तुम पर भी ये दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। चलो पूजा में बैठते हैं। आओ आंचल बहू, पूजा का समय हो रहा है। जी ताई जी। मम्मी जी, ये सूट कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, पर साथ में नीला दुपट्टा पहनती तो और अच्छा लगता, पर वो तो तुमने रेखा को दे दिया ना, तुम्हें तो पसंद ही नहीं आया था। सरोज की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। अपनी सास की बात सुनकर आंचल को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी नीला दुपट्टा ना पहनकर। पूजा समाप्ति के बाद सरोज ने आंचल की जगह रेखा को अपने पास बुलाया। रेखा बहू, सब में प्रसाद बांट दो। जी चाची जी। आंचल एक तरफ खड़ी थी और रेखा मुंह बनाती हुई इतराती हुई सबको प्रसाद बांट रही थी। रेखा हवन कुंड के पास ही घूम घूम कर सबको प्रसाद दे रही थी। अचानक रेखा की उसी नीले दुपट्टे में आग लग गई। रेखा घबराकर चिल्लाने लगी। आंचल ने दुपट्टे में लगती आग को देख लिया और तुरंत अपने हाथों से आग को बुझाया। सब लोग घबरा गए। आंचल, तुम्हारे दोनों हाथ जल गए, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ मनीषी, मेरे हाथों में ज्यादा जलन नहीं हो रही। ये शुक्र है भगवान का कि रेखा ठीक है। आंचल, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। रेखा की आंखों में आंसू आ गए और उसने शर्मिंदा होते हुए सरोज से माफी मांगी। चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ईर्ष्या में भूल गई थी कि सच्चे रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, कपड़ों से नहीं। आंचल बहुत भोली भाली है, मैंने उसके इसी भोलेपन का फायदा उठाया और जानबूझकर ये नीला दुपट्टा खुद ले लिया। आंचल तो यही दुपट्टा सूट के साथ पहन रही थी, मैंने ही उसे उल्टा सीधा बोल दिया। सॉरी आंचल, आई एम सॉरी। रेखा, जो होना था वो हो गया बेटा, पर ध्यान रखो हम सब एक ही परिवार हैं। प्यार और अपनापन ही हमारे रिश्तों की खूबसूरती है। सरोज बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा बहू, मेरे और सरोज में देखो कितना प्यार है, हम एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। भले ही हमारे घर अलग हैं, पर आपस में बहुत एकता है। जी मम्मी जी, अब मैं भी अपने मन में आंचल के लिए कोई बैर नहीं रखूंगी। सरोज ने आंचल और रेखा दोनों को गले लगाया। इस बार रेखा के मन में कोई जलन नहीं थी, क्योंकि उसने रिश्तों के महत्व को समझ लिया था। माँ, बाबू जी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ओहो, बस थोड़ी देर रुक जा मेरी बच्ची, एक बार सबको खा लेने दे, फिर देती हूँ तुझे भी। नहीं माँ, दादी तो मंदिर गई है और बाबा भी पता नहीं कब आएंगे। माँ, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। अपनी बच्ची रूही की ये बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने जल्दी से एक प्लेट में थोड़े से चावल और दाल निकालकर रूही को देते हुए कहा, ठीक है ऐसा कर, वहाँ छिपकर जल्दी से खा ले। ले चल बेटा, जल्दी कर, दादी के आने से पहले जल्दी से खा ले, फिर मुझे ये प्लेट धोकर भी रखनी होगी। ठीक है माँ, और चिंता मत करो, ये प्लेट मैं ही धोकर रख दूंगी जल्दी से, दादी को कुछ पता नहीं चलेगा। अम्मा, थोड़ा सा अचार भी दो ना, वो आम का खट्टा वाला। रूही ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे वो पलटी तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि उसके सामने उसकी सास राजवती खड़ी थी और गुस्से से उसे और रूही को घूर रही थी। माँ जी, आप तो मंदिर गई थी, स्वर्ग नहीं सिधारी थी कि तुम माँ बेटी यहाँ जो मर्जी करने लग जाओ। हाय हाय, कैसी बेशरम औरत है, ना पति ने खाया न सास ने, हमारी कोई परवाह नहीं, बस अपना और अपनी बेटी का पेट भरना है। नहीं दादी, माँ तो कुछ नहीं खा रही थी, भूख तो मुझे लगी थी। चुप कर, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ।
और सबसे पहले तो तू ये थाली नीचे रख, रख नीचे। इतना कहकर राजवती अपनी पोती के हाथों से थाली छीनने के लिए बढ़ी, लेकिन तभी सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, माँ जी रुक जाइए, अब खाना निकाल दिया है तो उसे खा लेने दीजिए ना, बच्ची है, भूख सहन नहीं हो रही उससे। क्यों, ऐसे क्या पत्थर तोड़ कर आई है ये, जो जरा देर रुका नहीं जा रहा है इससे? हैं, ये मेरा घर है और यहाँ जो मैं कहूंगी वही होगा, समझी? ये कहते हुए राजवती ने वाकई रूही के हाथ से खाने की थाली ले ली। ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आया और फिर, दादी आप बहुत बुरी हो, सच में। ये कहकर रूही तो रोती हुई वहाँ से भाग गई, लेकिन फिर राजवती के गुस्से का शिकार बनी सीमा। तो ये सिखाती है तू इसे? पिद्दी सी लड़की मेरे सामने जुबान लड़ा रही है, बताओ कल को पराए घर जाकर ऐसे ही नाक कटाएगी जैसे तू हमारी कटवा रही है। लेकिन मेरा नाम भी राजवती है, साफ साफ सुन ले, जब तक तेरी ये लड़की मेरे पैर छूकर मुझसे माफी नहीं मांगती तब तक एक अन्न का दाना न चला जाए इसके और तेरे पेट में, समझी? राजवती अपना फरमान सुनाकर चली गई और सीमा वहीं सिर पकड़कर रोने लगी। असल में राजवती को हमेशा से पोता चाहिए था, लेकिन हो गई पोती, और तभी से राजवती सीमा से हमेशा चिढ़ी चिढ़ी रहती थी। दूसरी तरफ सीमा का पति किशोर भी अपनी माँ की ही बोली बोलता था। माँ खुशखबरी है, तुम फिर से दादी बनने वाली हो, सीमा पेट से है। अरे बेटा, खुशखबरी तो तब होगी जब वो करमजली बेटा जनेगी। सुन बेटा, जरा डॉक्टर से बात करके पता तो लगा कि मुई के पेट में है क्या। मैंने बात की थी माँ, डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 3 महीने बाद ही कुछ पता चल सकेगा। अच्छा, तो फिर क्या ही कर सकते हैं अब। लेकिन कह देती हूँ किशोर, अगर इस बार बेटा ना हुआ ना तो इसे और इसकी लड़की को निकाल कर बाहर करना मेरे घर से, फिर मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। राजवती और किशोर की ये बातें सीमा ने सुन ली थी। वो अपने बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन राजवती के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। किसी तरह 3 महीने बीत गए और फिर, ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी कर, वहाँ डॉक्टर हमारे इंतजार में नहीं बैठा होगा। जी बस आ गई। अब रूही चल बेटा। इसको कहाँ लेकर जा रही है, ये क्या करेगी वहाँ? जी इसे कल से बहुत खांसी हो रही है तो मैंने सोचा कि। चुप कर, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि तेरी लड़की के मामूली खांसी जुकाम पर खर्च करता फिरूं। इसे यहीं छोड़ और जल्दी चल मेरे साथ। अच्छा डॉक्टर को मत दिखाना, बस वो दवाई वाले से दवा दिलवा देना, बहुत परेशान है बच्ची। अब किशोर ले जा इसे, जा ले जा इसे, इसकी मनहूस शक्ल जितनी ना देखने को मिले उतना ही अच्छा है। अपनी माँ के कहने पर किशोर रूही और सीमा को साथ लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा, जिसे घूस देकर वो सीमा के गर्भ का लिंग परीक्षण करवा रहा था। और कुछ देर बाद, क्या दूसरी भी लड़की हो गई? हे भगवान, आखिर ये औरत चाहती क्या है? डॉक्टर, हमें एक और लड़की नहीं चाहिए, आप देख लो अब कैसे क्या करना है और कब करना है। आज तो मुश्किल है क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है, आप अगले सोमवार को आ जाओ, सफाई हो जाएगी, बस 5,000 लगेंगे, ठीक है? क्या 5,000? ये कहकर किशोर ने गुस्से से सीमा की तरफ देखा और फिर बिना उसे साथ लिए बाहर चला गया। ये देखकर रूही ने सीमा से कहा, माँ चलो, बाबा बाहर चले गए। नहीं बेटा, अब वो हमें साथ नहीं ले जाना चाहते, और सच कहूँ तो मैं भी उनके साथ नहीं जाना चाहती। तो फिर हम कहाँ जाएंगे माँ? जहाँ हमारी किस्मत ले जाएगी बेटा, लेकिन वो जगह तेरी दादी के घर से बेहतर होगी, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। इतना कहकर सीमा ने रूही का हाथ पकड़ा और अस्पताल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। इसके बाद सीमा और रूही कहाँ गई इसकी परवाह ना तो किशोर को थी और ना ही राजवती को। कुछ ही दिनों में राजवती ने किशोर की दूसरी शादी करवा दी और फिर कई सालों के बाद। तो बताइए अम्मा जी, क्या परेशानी है? तुम कौन हो? यहाँ तो वो दूसरे डॉक्टर। मैं डॉक्टर जूही हूँ और अब से डॉक्टर विशाल की जगह मैं हूँ यहाँ। आप इत्मीनान रखिए, मैं आपका इलाज बहुत अच्छे से करूंगी। अच्छा, अब बस क्या बताऊँ मैं, बुढ़ापा ही दुश्मन बन बैठा है, शरीर चलता नहीं और सांसें साथ छोड़ती नहीं। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अच्छा मैं आपका चेकअप करती हूँ। वैसे आपके साथ कौन आया है? कोई होगा तो आएगा ना, पति का साथ बहुत पहले छूट गया और फिर इकलौता बेटा भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर चला गया उसके साथ, और छोड़ गया मुझे बेसहारा। बताओ, और अब भी लोगों को बेटी नहीं बेटा चाहिए हैं? तो क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बताइए कहाँ दर्द है? डॉक्टर जूही ने इसके बाद राजवती का अच्छे से चेकअप किया और फिर, अम्मा जी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगी और दवाई टाइम से लेंगी तो बुढ़ापा कुछ असर नहीं करेगा आप पर। और सुनिए, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ अस्पताल में एक बेड मिल जाएगा आपको। लेकिन बेटा मेरे पास इतने पैसों की चिंता मत कीजिए, वो सब मैं देख लूंगी, आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए, ठीक है? जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हारे जैसी औलाद सबको दे। राजवती की बात पर मुस्कुराकर डॉक्टर जूही वहाँ से आगे बढ़ गई और फिर जैसे ही राजवती पलटी तो इस बार उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसके सामने सीमा खड़ी थी। और फिर, माँ आप आ गई, वाह आप टिफिन लाई हैं, बहुत भूख लगी थी मुझे। अब माँ, रूही दीदी का फोन आया था, वो भी यहीं आने वाली है थोड़ी देर में। सीमा का ध्यान जूही की बातों पर था ही नहीं क्योंकि उसकी नजरें तो राजवती पर ही टिकी हुई थी।
दूसरी तरफ राजवती में भी आज इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीमा को कुछ भी कह सके। उसने डॉक्टर जूही के सिर पर हाथ फेरा और फिर सीमा के सामने हाथ जोड़कर अस्पताल से बाहर आ गई, अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए।